2014 के लोकसभा चुनावों से पहले देश के 5 राज्य चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। एबीपी न्यूज पर आज मध्य प्रदेश से पेश है कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज हम दस्तक दे रहे हैं शिवपुरी में। जी हां, कहने को देश को आजाद हुए 66 साल हो गए, कहने को राजघराने अतीत का हिस्सा है, मगर मैं जहां खड़ा हूं वहां महल की राजनीति चलती है। जी हां, आज भी ये फैसला सिंधिया परिवार से ही होता है कि जीतने कौन वाला है, और ये हम अगले आधे घंटे में आपके सामने स्पष्ट करेंगे। हमारे साथ शिवपुरी की जनता है, उनके ढेरों सवाल होंगे, और साथ ही मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस इलाके में यशोधरा राजे सिंधिया को टक्कर देने वाले वीरेंद्र रघुवंशी हैं कांग्रेस से, और अजय खेमारी बीजेपी से हैं, और धैर्यवर्धन शर्मा भी बीजेपी से। आप दोनों का स्वागत है। मगर आइए उससे पहले देखते हैं कि आखिर शिवपुरी के ये चुनाव अहम क्यों हैं। सिंधिया परिवार के गढ़ माने जाने वाले शिवपुरी में इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने की बात कही जा रही है। हालांकि कुछ सीटों पर निर्दलीय मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं। शिवपुरी जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है। शिवपुरी, कोलारस, पिछौर, करेरा और पोहरी विधानसभा। बीजेपी ने शिवपुरी से वर्तमान विधायक माखनलाल राठौर की बजाय यशोधरा राजे सिंधिया को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने वीरेंद्र रघुवंशी को उनके मुकाबले में उतारा है। कोलारस विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र जैन की टक्कर कांग्रेस के राम सिंह यादव से होने वाली है। पिछोर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने प्रीतम लोधी को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने केपी सिंह को मैदान में उतारने का फैसला किया है। करेरा विधानसभा सीट से ओम प्रकाश खटीक बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस से शकुंतला खटीक और बीएसपी से प्रागीलाल जाटव चुनावी मैदान में हैं। पोहरी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने प्रहलाद भारती को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने हरिवल्लभ शुक्ला और बीएसपी ने लाखन सिंह बघेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। शिवपुरी के चुनावी मुद्दों की बात करें तो यहाँ रोजगार और कृषि की समस्या के साथ साथ पानी, सड़क और बिजली की समस्या मुख्य चुनावी मुद्दा बन सकती है। गौरतलब है कि शिवपुरी में कई पर्यटन स्थल हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव की वजह से यहाँ से पर्यटक दूर हैं। लोगों के सामने हमने 5 मुद्दे रखे: बिजली, पानी, सड़क, महंगाई और कानून व्यवस्था। और महंगाई में 100% लोग नाखुश थे महंगाई से, हम अगर इस पूरे जिले की बात करें। और यही नहीं, 89% लोग सड़क की बदहाली से नाराज हैं। यानी कि जिस नारे को लेकर शिवराज सिंह चौहान सरकार आज से 10 साल पहले आई थी, आज उसी में ग्रसित दिखाई दे रही है। मगर जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, यहां महल की राजनीति चलती है। यहां सिंधिया परिवार में 2 धड़े हैं, बीजेपी और कांग्रेस। या तो यशोधरा फैसला करती है कौन जीतेगा, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया फैसला करते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र रघुवंशी हैं कांग्रेस से, जो कि यशोधरा को टक्कर दे रहे हैं। आप मैदान में खड़े ही क्यों हैं? क्योंकि जीतना तो यशोधरा जी को ही है, फैसला तो वही करते हैं। ये आप गलत प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि शिवपुरी विधानसभा की जनता यहां सेवा के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहती है, ना कि कहीं बाहर से आकर किसी जनप्रतिनिधि। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने। मेरा सवाल आपसे ये है, साल 2003 में गणेश गौतम कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए थे। उनकी शिकायत आपको याद है ना क्या थी? उनकी शिकायत ये थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसलिए उनके लिए प्रचार नहीं किया क्योंकि पारिवारिक वजह थी, यानी कि वो यशोधरा जी को चुनौती नहीं देना चाहते थे। तो हम ये क्यों ना माने कि सिंधिया परिवार आपस में ये फैसला करता है कि जीतेगा कौन? ये बातें पुरानी हो सकती हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है पिछले 5 वर्षों से, वो शिवपुरी विधानसभा की जनता सिर्फ जनसेवक यहाँ चुनना चाहती है जो उपलब्ध रहे हमेशा, और विकास के लिए जिसका लगता तो नहीं है। अजय खेमरिया जी, हमेशा क्यों महल का प्रत्याशी ही यहाँ पर जीतता है? राजशाही खत्म हुए कितने साल गुजर चुके हैं, आज भी महल का प्रत्याशी जीतेगा?
महल का प्रत्याशी सवाल नहीं है। असल में जो रानी महल और जयविलास का जो प्रभाव है यहाँ पर, ये एकमात्र ऐसा राजघराना है जिसने मोनार्की को लोकतंत्रीकरण करने का काम किया है। यही कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर सभी राजवाड़े खत्म हो गए, लेकिन आज भी इस अंचल में आप अम्मा महाराज के नाम से राजमाता का प्रभाव इतना है, यशोदा राजे सिंधिया जी का प्रभाव इतना है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को राजशाही से उतार करके लोकतंत्रीकरण करने का प्रयास किया है। लोकशाही में उन्होंने अपने आप को समन्वित और समग्रता के साथ में। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राजघराने, वो यशोधरा जी की बात कर रहे थे, मैं वहीं आ रहा हूं। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राजघराने के मुखिया हैं और सारे क्षेत्र की, अंचल की, ग्वालियर संभाग की जनता उनके साथ है। और आज प्रश्न ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री अघोषित रूप से आदरणीय सोनिया जी ने प्रोजेक्ट किया है, तो पूरे क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि राजघराने का वर्चस्व कायम रहे, राजघराने का नेतृत्व करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अच्छा, मैं आपकी दुखती रग पर अभी हाथ रखता हूं। साल 2007 में जब यशोधरा जी ने इस सीट को छोड़ा था, तब आप जीत गए थे। आपने गणेश गौतम जी को हरा दिया था, जो कि इस पार्टी में आ गए थे बीजेपी की तरफ से, और 1 साल के अंदर ही आप हार जाते हैं, क्यों? इसका कारण ये रहा कि मेरे जो वरिष्ठ लीडर थे कांग्रेस के, वो 3 बागी प्रत्याशी के रूप में भिन्न भिन्न पार्टियों से चुनाव लड़े। कांग्रेस के वोटर्स का ध्रुवीकरण 4 जगह हुआ। वीरेंद्र जी, गलत बयानी मत कीजिए। 2007 में आपको जिताना ज्योतिरादित्य ने अपने नाक का प्रश्न बना लिया था। 2008 में राठौर साहब चूंकि यशोधरा जी के प्रत्याशी थे, इसलिए उस वक्त भी ज्योतिरादित्य ने आपका साथ नहीं दिया था। ये बात आप क्यों नहीं बताते? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। इस बात का रिकॉर्ड गवाह है, निर्वाचन के रिजल्ट हमारे सामने है, मेरे सामने बागी प्रत्याशी के रिजल्ट तो यह है कि आप 1 साल में हार गए थे। सवाल ये धैर्यवर्धन शर्मा साहब, हम एक प्रजातंत्र में जीते हैं, हम मानते हैं सिंधिया परिवार की योगदान है, विकास योजनाओं में उनकी अपनी है, मगर ऐसे में प्रजातंत्र छलावा नहीं दिखाई देता कि एक तरह से नूरा कुश्ती इस परिवार के बीच चल रही है? नूरा कुश्ती नहीं है, वीरेंद्र रघुवंशी खराब आदमी नहीं है, पर सबसे बेहतर कौन है? सबसे बेहतर कौन? जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो सब अपने अपने लोगों के पसंदीदा व्यक्ति है, पर यशोधरा जी चुनाव इसलिए जीतेंगी कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने मंत्री के तौर पर, उन्होंने विधायक के तौर पर इस अंचल को बहुत कुछ दिया। बेहतरी का सवाल तो तब आता है ना धैर्यवर्धन शर्मा साहब, कि अगर लड़ाई राजनीतिक प्रत्याशियों के बीच में हो, यहां फैसला तो या तो ज्योतिरादित्य कर रहे हैं या यशोधरा कर रही है, तो ऐसे में कौन बेहतर है, कौन अच्छा है, ये कहां से आता है? ये जनता जनार्दन जो बैठी है, महल की दरबार नहीं है, ये महल की नौकर भी नहीं है, ये आम नागरिक है। जनता जनार्दन महल की नौकर नहीं है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक प्रत्याशी, दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो ऐसा लगता है कि महल के सामने जी हजूरी कर रहे हैं। सवाल महल की जी हजूरी का नहीं है। यशोधरा राजे सिंधिया सर्वश्रेष्ठ है। मैं इनकी बात का इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि आपने पहले कहा कि महल तय करता है कौन जीतता है, तो यहाँ महल खुद प्रत्याशी है, तो इसलिए कोई सवाल शेष बचता नहीं है कि कोई जीत किसकी होनी है। नहीं, सवाल यहाँ पर यही है कि महल तय करता है, महल ही प्रत्याशी है। तो मैं फिर वही सवाल पे आना चाहूंगा, प्रजातंत्र कहाँ गया? वो तो छलावा दिखाई दे रहा है वीरेंद्र जी। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात में सहमत नहीं हूँ। जनता ये तय करने वाली है कि यहाँ से कांग्रेस को जिताकर श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उनके विकास कार्यों की गूंज पूरे मध्य प्रदेश में है। आदरणीय सोनिया जी ने जो सर्वे कराया और उनको अघोषित मुख्यमंत्री प्रस्तुत किया है, वो जनता की मांग का ही कारण है, उनकी योग्यता की वजह से, उनके विकास की वजह से। सच तो ये है, युवा नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया और करीब 18 लाख नए युवा वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो डर तो होगा आपके जहन में? हमारा बिल्कुल डर नहीं है। हमारे सामने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जिनकी रेटिंग और लोकप्रियता आपके और आप जैसे तमाम टेलीविजन चैनल आज प्रस्तुत कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 53 और 57% पर शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता पर स्टैंड है। दूसरी बात, हम आम जनता से अब सवाल करते हैं कि मुद्दे क्या हैं। मैडम, अगर आप बता सकते हैं सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या रहा है? मध्य प्रदेश में 4,500 नाबालिग लड़कियां हैं जिनका किसी को भी नहीं पता है कि वो कहाँ हैं। 51% यहाँ के बच्चे जो हैं कुपोषित हैं, उसके लिए सिर्फ योजनाएं बन रही हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे 10% 0 से 6 साल के बच्चे हर साल खत्म होते हैं, जिनके लिए कोई योजना किसी भी सरकार के पास नहीं। मुझे बताइए 10 साल गुजर गए, सामाजिक सरोकार का एक चूल्हा ओढ़े घूमते हैं शिवराज सिंह चौहान, और हकीकत जो है, ये आंकड़े हैं, ये कोई राजनीतिक आंकड़े नहीं है। खिमरिया साहब,
आंकड़े भी झूठ की बयानी भी करते हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं आपसे। तो आप सच्चे कैसे हो गए? नहीं, आप कैसे सच्चे हो गए और वो झूठी कैसी हो गई? सच बताना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह जी की सरकार के 10 साल और उससे पहले कांग्रेस की सरकार के 45 साल कुपोषण का स्तर 61% था। 10 सालों के दरमियान मध्य प्रदेश की सरकार हर क्षेत्र में हालात बेहतर हुए। आप सोचते हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से। प्रदेश सरकार ने या 10 साल में कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार से 5 खदानें यहाँ खुलवाई गई सिंधिया जी के और कांग्रेस जनों के द्वारा। वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने राजस्थान के ठेकेदारों को अच्छा एक रोजगार कर दिया। वीरेंद्र जी, फिर आप गलत बयानी कर रहे हैं। जो 5 खदानें ज्योतिरादित्य ने खुलवाई थी, क्या उसका फायदा स्थानीय लोगों को हो रहा है? वो बड़ी कंपनियों के लिए खुलवाई गई थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये आवंटन का काम प्रदेश सरकार को करना था और उन्होंने राजस्थान के बड़े ठेकेदार। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में 10 साल तक खदानें कांग्रेस के नेताओं ने जो बैंड बजाने का काम करते थे, जो मजदूरी का काम करते थे, उनके नाम पर करोड़ों का टैक्स जमा किया। कांग्रेस के नेताओं ने ठेकेदारी करके अरबों रुपए कमाए। जिनके पास कपड़े पहनने नहीं थे वह 2-2 हम आपको बता दें यहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या और उसकी बड़ी वजह यह है 22 खदानें हुआ करती थी, सिर्फ 5 बाद में खुल पाई, बंद हो गई 1972 के एक कानून की वजह से। और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या। आम लोगों से और जानते हैं और क्या क्या समस्या यहाँ पर मौजूद है। हाँ, छोड़िए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नुमाइंदों से कि इस शिवपुरी जिले के अंदर हम जैसे युवाओं के लिए क्या रोजगार की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री ने की? दो मुद्दे हैं आपके लिए। रोजगार, यहां पर 22 खदानें बंद है। 10 साल दिग्विजय सरकार के, 10 साल आप भी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। 10 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार के तमाम साधन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सरकारी योजना। शिवपुरी की बात कीजिए। शिवपुरी अब ज्ञान प्रकाश साहब, कितने हजार कर्मचारियों के यहाँ नौकरी मिली है? ये सिंधिया जी बताएं, क्या इन्होंने एक फैक्ट्री भी लगवाई 1 बीघा में, 1 हेक्टेयर में? 10 साल से सरकार किसकी है? धैर्यवर्धन जी, धैर्य रखिए। 10 साल से सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार किसकी है? आप इससे बेबस क्यों हैं? आप बेबस क्यों हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आम आदमी नहीं है, बड़ा कद है, बड़ा पद है, मंत्री हैं, 2-2, 3-3 विभाग बदल गए। शिवराज सिंह चौहान तो विकास पुरुष हैं। अगर आप अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को पर ठीकरा फोड़ रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान किस लिए मुख्यमंत्री है यहाँ पर? जो शिक्षाकर्मी शिक्षक बन गए, 500 से लेकर के 8,000 और 15,000 पर आ गए, वो शिक्षाकर्मी इस बात की गवाही देते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बीजेपी के पार्टी वालों ने अपना विकास किया, इन पे टूटी साइकिल नहीं थी। सड़क की व्यवस्था नहीं है, सड़क बहुत ज्यादा टूटी हुई है। शिवराज सिंह खुद ये आशीर्वाद यात्रा लेके आए थे, तो इस आशीर्वाद यात्रा में तमाम सड़क पर गड्ढे डले हुए। अब बोल चुके आप बोल चुके। शिवराज सिंह जी धोखेबाज मुख्यमंत्री है। उन्होंने अपने मंत्री को ही एक षड्यंत्र के केस में फंसा के उसकी जगह चुनाव लड़ रहे हैं। धोखेबाज। और अटल ज्योति बिजली की जो अटल ज्योति अभियान है उसमें लाइट आती नहीं है। 24 घंटे लाइट देने की जो बात करी उसमें लाइट आती नहीं है। बिजली के बिल की हालत ये है कि LIC की प्रीमियम के बराबर 1 साल भर की प्रीमियम जमा करनी पड़ती है। इधर आइए सामने। बोलिए। शर्मा जी, मैं सन 87 से इस खदान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो खदानों का मुद्दा है, ये सन 87 से चालू हुआ था। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी की सरकार में इसको लैंड ट्रांसफर करने की प्रक्रिया चालू हुई थी। 2 करोड़ रुपया, मैं उस समय शिल्पकार मजदूर संघ का अध्यक्ष था, जो खदानों की 27 खदानें जिसपे थी, वो 2 करोड़ रुपया सरकार में स्टेट गवर्नमेंट में जमा किया था, जो वनीकरण की भूमि ट्रांसफर करना थी। उसके बाद वो जमा होने के बाद जब वो ट्रांसफर हुई, उसके बाद जो आप इतिहास में जा रहे हैं, मैं सीधे सवाल चाहता हूँ। सीधे सवाल पूछिए। यहाँ पर एक बहुत अहम बात कही है, अटल ज्योति योजना, जिसके अंतर्गत 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। मगर सच तो ये है कि अटल ज्योति ना बन के, जैसे कि कांग्रेस कहती है, अटल कटौती है। ये बिल्कुल गलत बयानी है, निराधार आरोप है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कार्यकाल का एक शब्द में उत्तर दूं, दिया तले अंधेरा है। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं धैर्यवर्धन जी की बात को कि मुरैना से लेके देवास तक का 3800 करोड़ का जो 4 लाइन सैंक्शन कराया सिंधिया जी ने, 2 साल पहले वो उसका शिलान्यास कर गए माननीय जितेंद्र प्रसाद परिवहन सड़क मंत्री के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने जमीन अधिग्रहण करके नहीं दी, 2 साल से काम शुरू नहीं किया। शिवपुरी का एक मुद्दा बताता हूँ। मैं मानकर चलूं कि राज्य सरकार केंद्र पर ठीकरा फोड़ती है और केंद्र सरकार राज्य पर, और पिसती बेचारी जनता है। चलिए और भी लोगों से। छोड़िए। हाँ, बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ
जनता ये पूछना चाहती है कि मणिखेड़ा जलावर्धन योजना का काम 6 साल से अटका हुआ है। यहाँ पे कोई प्रमुख प्रतिनिधि नहीं है और ये मेरे भाई हैं, इनसे ही मैं पूछ लेता हूँ। मुझे बताइए, बिल्कुल पानी की योजना मणिखेड़ा इतने सालों से अटकी हुई है, आप लोग इसमें दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं? मणिखेड़ा की जो परियोजना है जिसका ये श्रेय मेरे बड़े भाई लेने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ श्रीमती यशोदा राय सिंधिया ने इसका प्रस्ताव बना करके हुआ क्या इसके क्रियान्वयन हुआ क्या? केंद्र सरकार के अधीन पर्यावरण मंत्रालय ने इसको रोका है जानबूझ के अलंग। माफ कीजिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने बड़े सांसद, मणिखेड़ा अब तक लटका क्यों है? पानी की समस्या बदस्तूर लोगों में बनी हुई है। यहाँ पर मैं प्रदेश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, शिवपुरी विधानसभा के लोगों को तो मालूम है कि मेरे उपचुनाव के बाद 6 महीने के अंदर 2 योजनाएं आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया लेकर आए मणिखेड़ा की। और हुआ क्या वीरेंद्र जी, हुआ क्या मुझे बताइए ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, मुझे सबूत दीजिए। स्थानीय विधायक बीजेपी का, स्थानीय नगर पालिका बीजेपी की, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बीजेपी का, क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा? मैं बोलिए, क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा? देखिए, फॉरेस्ट विभाग हम सब जानते हैं, पर्यावरण मंत्रालय और वन मंत्रालय ये भारत सरकार का खुद का विभाग है। जो नहीं, ये आप भी जानते हैं विज्ञान प्रकाश जी, ये राज्य सरकार के अधीन अलंगा नहीं आता है। और ये ईमान से ये लोग जानते हैं कि नहीं, और लोगों से जानते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि सिंधिया जी की छवि उभरे, इसलिए जानबूझकर वो ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं को दबा के बैठे हैं और उसका पैसा अन्य ऐसी योजनाओं में खर्च कर रहे हैं जिससे अपना प्रचार कर रहे हैं। एक मिनट, अभी यहाँ पर किसी ने बोला कि खदानें बंद कर दी गई तो उससे रोजगार छिन गया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि खदानों पे जो रोक लगी है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वजह से लगी है, उन्हीं की वजह से ये रोक लगी है। चलिए, इस मामले में विभाजन, आप वहीं बैठिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ बोलिए। मैं आदरणीय बीजेपी के प्रत्याशी यशोदा राय से पूछना चाहता हूं और बीजेपी के जो लोग यहाँ हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 10 साल एमएलए रही है शिवपुरी की वो यशोदा राय, उसके बाद 5 साल मदन लाल राठौर आए, आज जनता के जवाब देने के लिए आए तक नहीं है यहाँ पर। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, गडरिया को प्राश्रय किसने दिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़कों की दुर्दशा किसने की? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, और क्यों नहीं देख पा रहे? सवाल यहाँ पर ये वीरेंद्र जी, सवाल ये कि ऐसा लग रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो रस्साकशी चल रही है उसका खमियाजा सड़कें भुगत रही हैं। क्यों? मैं स्पष्ट ये करना चाहता हूं कि सड़कों के लिए 2 साल पहले जब भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री कर गए, फिर किस वजह से ये केंद्र पर आरोप लगाएंगे? किस वजह से? मुझे अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों के लिए तो हर मामले में गुजरात मॉडल है ना। गुजरात में भी नरेंद्र मोदी है, गुजरात के अंदर भी यूपीए सरकार उनको पसंद नहीं करती है, मगर गुजरात की सड़कें इतनी अच्छी क्यों है और मध्य प्रदेश की खराब क्यों है? मध्य प्रदेश में सड़कों पर काम ही नहीं हुआ है। ये सवाल आपसे होना चाहिए। तो मुझे बताइए, गुजरात की सड़कें अच्छी क्यों हैं और मध्य प्रदेश की खराब क्यों? मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आप अभी नेशनल हाईवे से गुजर के अपना रथ लेकर के आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सिवाय झूठे शिलान्यास करने के अलावा कुछ नहीं करते। जतिन प्रसाद, मेरी 2 मिनट बड़े तार्किक ढंग से बात सुन जाए। जिन खदानों की बात आप कर रहे थे, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम ने वो पैसा केंद्र सरकार को जमा किया। जिन सड़कों की बात कर रहे हैं आप, नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की और भारत सरकार की बनती है। जिस सड़क की बात अगर आप बात कर रहे हैं तो सड़क का मैं एक अच्छा उदाहरण आपको दे रहा हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सबसे बड़ी हिंदुस्तान की पहली सड़क इसी विधानसभा में। चलिए, और भी लोग सवाल पूछते हैं, और भी लोग नहीं, पीछे आइए आप लोग, पीछे आइए। हाँ बोलिए। पार्टियों से एक मांग है मेरी। हाँ बोलिए। सर, दोनों पार्टियों से मेरी एक मांग है कि चुनाव बाद शिवपुरी शहर के लिए जो 2 बड़ी योजना चल रही है, सीवेज प्रोजेक्ट और दूसरी मणिखेड़ा जलावर्धन योजना, इन दोनों पार्टियों से, प्रत्याशियों से मेरी मांग है कि हर महीने कम से कम उन दोनों योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जनता को सार्वजनिक करें। बहुत उम्दा बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। मुझे बताइए, ये बात 10 साल बाद अब जाके सीवरेज प्रोजेक्ट आपका शुरू होता है, अब जाके शुरू होता है, ये आपकी विकास की कहानी है। सीवरेज प्रोजेक्ट 10 साल से लंबित नहीं है।
अब जाके काम शुरू हो रहा है, पिछले 1 महीने से काम शुरू हुआ है। पर्यावरणीय अनुमति तमाम तरह की दिक्कतें उसमें हैं। माफ कीजिएगा अजय जी, आप हर चीज का जवाब इस तरह से दे रहे हैं, फिर ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का भोपाल में बैठने का क्या फायदा है? शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश और शिवपुरी के लिए करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं दी हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाई धैर्यवर्धन जी से और खमरिया जी से कि सीवेज प्रोजेक्ट शहर के अंदर लगना है, शहर के अंदर केवल नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी के अलावा किसी की अनुमति की जरूरत। इसमें भी केंद्र सरकार को दोष, इसमें भी पर्यावरण को दोष। सीवर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अंदर शहर ऐसा पहला सा शहर होगा जिसमें सीवर प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन होना है। सरकार ने प्राथमिकता पर लेकर के इसका एग्जीक्यूशन शुरू करा। हुआ क्या है मुझे बताइए ना धैर्यवर्धन जी, लोग कब तक धैर्य बरते? जो कसर रह गई है हम श्रीमती यशोधरा जी के नेतृत्व में उसको पूरा कर देंगे। 10 साल से आप नहीं कर पाए, अभी भी आप कह रहे हो करोगे। देखिए वीरेंद्र जी का तो बीच में टिकट ही काट दिया होता सिंधिया जी ने, तो उनकी तो मजबूरी है उनके बारे में झूठे झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना। तो अब मैं 10 साल बाद हम आपको मौका क्यों दें? 10 साल बाद हमको इसलिए मौका दें, मध्य प्रदेश के समग्र समावेशी विकास शिवराज जी ने। आपको क्यों मौका दे? जनता आपको क्यों मौका दे? मुझे इसलिए मौका चाहिए कि मेरे उपचुनाव के बाद 6 महीने के अंदर केंद्र सरकार और सिंधिया जी आदरणीय सांसद के प्रयासों से दोनों योजनाएं मैं लेकर आया था। 6 साल के अंदर उन योजनाओं पर काम। चलिए, सच तो ये है कि ये सिर्फ दावे हैं और दावों के बीच अक्सर आम जनता पिस जाती है। हम आपको बता दें कि 25 नवंबर को वोट पड़ने वाले मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और 8 दिसंबर को एबीपी न्यूज पर इसकी काउंटिंग देखें। इसके अलावा कल हम मुलाकात कर रहे हैं गुना में, जहां 8 बजे हम गुना में मिलेंगे आपसे, और आज रात 10 बजे देखिए हमारा खास प्रोग्राम प्रधानमंत्री। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।